जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 4 अप्रैल 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, INS तारागिरी को नौसेना में विशाखापत्तनम में शामिल किया गया है। इसे किस परियोजना के तहत बनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट 17A। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17A। इसके अंतर्गत 7 जहाज बनाए जाने हैं। तो इनमें से हाल ही में INS तारागिरी को विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल किया गया है, यानी कि ये जहाज पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, तो 3 अप्रैल 2026 को नौसेना में विशाखापत्तनम में INS तारागिरी को बेड़े में शामिल किया गया है। और इस समारोह में हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो शामिल हुए थे। और दोस्तों, ये जो INS तारागिरी है ये प्रोजेक्ट 17A का चौथा पोत है, यानी चौथा जहाज है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है जिसके तहत 4 आधुनिक नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जाने हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे जहाज बनाए जाने हैं जिनको राडार से पकड़ा ना जा सके। ठीक है, यानी बहुत ही आधुनिक जहाज बनाए जा रहे हैं। और दोस्तों, ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 3 अप्रैल 2026 को एक और महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। भारतीय नौसेना में स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो अरिदमन भी शामिल हुआ है और INS तारागिरी भी शामिल हुआ है 3 अप्रैल 2026 को। और दोस्तों, जो INS अरिदमन है ये भारत की तीसरी स्वदेश निर्मित परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी है जिसे हाल ही में सफलतापूर्वक भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और इसके जो ट्रायल थे वो भी पूरे हो चुके हैं। तो याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट 17A के तहत जो चौथा पोत है INS तारागिरी, ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। और एक पनडुब्बी भी शामिल हुई है जिसका नाम है INS अरिदमन। INS का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप होता है। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय यानी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार ने NCERT को हाल ही में एक मानित विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। तो शिक्षा मंत्रालय ने UGC की सलाह पर NCERT को विशिष्ट श्रेणी में मानित विश्वविद्यालय यानी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, यानी अब जो NCERT है ये UG, PG और डॉक्टरेट के जो कार्यक्रम है वो शुरू कर सकता है। ठीक है, तो UGC ने सलाह दी थी शिक्षा मंत्रालय को कि NCERT को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। तो शिक्षा मंत्रालय ने ये बात मान ली है और NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी या मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है। यानी अब NCERT को नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किसी अन्य यूनिवर्सिटी पर निर्भर नहीं रहना होगा। NCERT की बात कर लेते हैं तो इसका जो फुल फॉर्म होता है या इसका जो पूरा नाम होता है ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। ठीक है, इसे हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद बोला जाता है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के लिए करिकुलम यानी पाठ्यक्रम और जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो तैयार करना है। और इसके वर्तमान में जो निदेशक हैं वो हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नेब्रास्का राज्य ने किस उत्सव को या किस फेस्टिवल को मान्यता देने वाला प्रस्ताव पारित किया है? आंसर हो जाएगा दिवाली। तो दोस्तों, भारतीय संस्कृति के जो त्यौहार हैं वो पूरी दुनिया में बहुत ही बड़ी मात्रा में सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनको पूरी दुनिया अपना रही है।
तो अब इसी श्रेणी में अमेरिका का जो नेब्रास्का राज्य है उसमें दिवाली को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, इसके लिए जो सीनेटर हैं जॉन फ्रेडरिक्सन, उनके द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था कि जो दिवाली उत्सव है इसको मान्यता दी जाए। तो उनके द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया था उस पर अब हस्ताक्षर भी हो गए हैं। आपको याद रखना है कि इस प्रस्ताव में दिवाली को भारतीय परंपरा के सबसे बड़े और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्यौहार के रूप में स्वीकार किया गया है। अब हम दीपावली के बारे में या दिवाली के बारे में एक बात और याद रखेंगे कि 10 दिसंबर 2025 को यूनेस्को के द्वारा जो दीपावली है उसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया है। ठीक है, और दीपावली भारत की 16वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बनी है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृष्ण कुमार सिंह ने किस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? आंसर हो जाएगा सेल, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं कृष्ण कुमार सिंह, लेकिन इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो ये जुलाई तक इस पद पर रहेंगे, जब तक नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नहीं आते हैं तब तक ये सेल के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। इन्होंने सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अमरेंदु प्रकाश का स्थान लिया है, यानी अभी तक सेल के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे वो अमरेंदु प्रकाश थे। अब कौन बन गए हैं? कृष्ण कुमार सिंह एडिशनल चार्ज के रूप में। दोस्तों, बात करते हैं सेल की, तो इसे हिंदी में बोला जाता है इस्पात प्राधिकरण ऑफ इंडिया लिमिटेड, वहीं इंग्लिश में इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोला जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये भारत सरकार के स्वामित्व में है और ये भारत की एक महारत्न कंपनी है। दोस्तों, सेल के पास 5 बड़े इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हैं। दोस्तों, सेल के जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हैं उनको देख लेते हैं। जैसे भिलाई स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ में, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि भिलाई स्टील प्लांट किस स्टेट में है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। बोकारो स्टील प्लांट है झारखंड में, दुर्गापुर स्टील प्लांट है पश्चिम बंगाल में, और राउरकेला स्टील प्लांट है ओडिशा राज्य में, और इसको स्टील प्लांट है वर्णपुर पश्चिम बंगाल में। तो ये स्टील प्लांट भी आप नोट कर लें, तो ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चर्चा में रही यशोदा और कृष्णा पेंटिंग के चित्रकार कौन हैं? तो हाल ही में एक पेंटिंग काफ़ी चर्चा में रही है, काफ़ी मनमोहक पेंटिंग रही है। तो ये जो पेंटिंग थी ये माँ यशोदा और उनके पुत्र कृष्ण की पेंटिंग थी, जिसे यशोदा और कृष्णा पेंटिंग बोला गया है। इसके चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों, ये पेंटिंग क्यों चर्चा में रही है? क्योंकि अभी मुंबई में एक ऑक्शन हुआ था जिसमें इस पेंटिंग को 167 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। ठीक है, तो देखिए ये वो पेंटिंग है जिसको खरीदा गया है। तो इसमें माँ यशोदा हैं, एक गाय है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस पेंटिंग को 167 करोड़ रुपए में खरीदा गया है मुंबई में। अब इसको खरीदा किसने है? तो साइरस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो फाउंडर हैं साइरस एस पूनावाला, उन्होंने खरीदा है। तो ये साइरस एस पूनावाला है, इन्होंने इस पेंटिंग को खरीदा है 167 करोड़ रुपए में। अगर हम इस पेंटिंग की बात करें तो इसे 1890 के दशक में बनाया गया था और यह एक ऑयल पेंटिंग है। और ये दोस्तों भारत की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है, यानी कि ये अब तक की भारत की सबसे महंगी पेंटिंग है जिसे 167 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। अगर हम बात करें रवि वर्मा जी की, तो 1848 में इनका जन्म हुआ था और ये एक फेमस इंडियन पेंटर थे। वे मॉडर्न इंडियन आर्ट के जनक माने जाते हैं। अब हमने बात की थी अभी कुछ देर पहले कि राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है माँ यशोदा और कृष्ण जी की, तो वो सबसे महंगी पेंटिंग बनी है। इससे पहले ये रिकॉर्ड था
M.F. हुसैन की जो पेंटिंग थी ग्राम यात्रा, वो थी जिसको 118 करोड़ रुपए में खरीदा गया था 2025 में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोधना सेबानंदन किस देश की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? आंसर हो जाएगा इसका इंग्लैंड। तो देखिए दोस्तों, नाम तो आपको इंडियन लग रहा है, लेकिन ये इंग्लैंड की शतरंज खिलाड़ी बनी है, क्योंकि जो बोधना सेबानंदन है ये भारतीय मूल की हैं। तो 11 साल की भारतीय मूल की शतरंज खिलाड़ी हैं बोधना सेबानंदन। तो वो अप्रैल 2026 की जो फिडे रैंकिंग है उसके अनुसार वो इंग्लैंड की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने इंग्लैंड की लैन याओ को पीछे छोड़ दिया है, जो कि 25 साल की हैं। तो उन्होंने लैन याओ को पीछे छोड़ते हुए और इंग्लैंड की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी का जो खिताब है वो हासिल किया है। और इसके अलावा वह दुनिया की टॉप 100 महिला खिलाड़ियों में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ियों में से एक बनी है। सेबानंदन की बात करें तो इन्होंने 2025 में 10 साल 5 महीने और 3 दिन की उम्र में ग्रैंड मास्टर पीटर वेल्स को हराया था। तो जब भी वो काफ़ी चर्चा में आई थी। शतरंज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मयंक चक्रवर्ती भारत के 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। और मयंक चक्रवर्ती का संबंध असम राज्य से है और ये पूर्वोत्तर के पहले ऐसे शतरंज खिलाड़ी हैं जो ग्रैंड मास्टर बने हैं। मुंबई के आरब डेंगला भारत के 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं आर्यन वासने। मध्य प्रदेश के 3 साल के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं। दिव्या देशमुख भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर हैं और भारत की 4थी महिला ग्रैंड मास्टर हैं। नॉर्वे शतरंज 2025 के विजेता हैं मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं। रोहित कृष्णा एस भारत की 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। इसके अलावा दिव्या देशमुख ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता था। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है और नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने 2026 फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप जीती थी। तो ये दोस्तों शतरंज से रिलेटेड करेंट अफेयर्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 के तहत कितने केंद्रीय कानूनों में संशोधन किया गया है? आंसर हो जाएगा 79। तो दोस्तों, हाल ही में जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 सदन में लाया गया था। तो लोकसभा और राज्यसभा में ये पारित हो गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी बाकी है। तो 1 अप्रैल को लोकसभा और 2 अप्रैल को राज्यसभा में ये पारित हो गया है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि छोटे छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। यानी कि कई बार बहुत छोटे अपराध होते हैं, जैसे कभी कोई मिस्टेक हो जाती है कोई फॉर्म भरने में, या फिर हम व्यापार से रिलेटेड जब फॉर्म वगैरह भरते हैं या फिर बैंक में कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो वहाँ पर छोटी मिस्टेक हो जाती है और उसको अपराध मान लिया जाता है। तो इन छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला गया है और नागरिकों को उत्पीड़न से बचाया गया है। तो दोस्तों, इस विधेयक के माध्यम से जो 79 केंद्रीय कानून हैं और उसके जो 784 प्रावधान हैं उसमें संशोधन किया गया है, जिनमें से 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। इसके अलावा 1000 अपराधों पर विचार किया जाएगा, जिनमें से बेहद पुराने और गैर जरूरी प्रावधानों को बदला जाएगा। तो छोटे अपराध जैसे लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज में जो कुछ त्रुटियां हो जाती हैं उनको अपराध मान लिया जाता था पहले। अब इनको अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध से बाहर किया गया है। इनके लिए कुछ और प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, IOS सागर मिशन 2026 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये भारतीय नौसेना की समुद्री पहल है। तो ये हाल ही में चर्चा में रही है। तो दोस्तों, IOS का मतलब क्या है? इंडियन ओशन शिप, ठीक है, और सागर तो ये अलग नाम है, ठीक है। तो IOS सागर मिशन हाल ही में चर्चा में रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे देश के जो रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ जी,
उन्होंने इस मिशन को मुंबई से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। तो जो IOS सागर मिशन है ये भारतीय नौसेना की एक समुद्री पहल है जिसका उद्देश्य है जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है उसमें जो देश हैं उनके बीच में सहयोग, प्रशिक्षण और समन्वय को मजबूत करना है। यानी कि हिंद महासागर के क्षेत्र के जो देश हैं उनके साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा IOS सागर मिशन चलाया जा रहा है। तो इसी को हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई है रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी के द्वारा। और कहां से दिखाई गई है? मुंबई से। IOS सागर मिशन के 2 चरण हैं। पहला चरण है बंदरगाह चरण और दूसरा चरण है इसका समुद्री चरण। तो बंदरगाह चरण जो है ये हो चुका है जो कि 16 से 29 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया था। इसमें बहुत सारे प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किए गए हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है 2 अप्रैल से 20 मई तक ये आयोजित किया जाएगा। और ये जो दूसरा चरण है वो है समुद्री चरण, जिसमें क्या होगा कि बहुत सारे नौसैनिक अभ्यास आयोजित किए जाएंगे और इसके अलावा जो हिंद महासागर के क्षेत्र के देश हैं उनसे अपने संबंध मजबूत किए जाएंगे। तो जो समुद्री चरण है इसके लिए INS सुनैना को चुना गया है और इसको हाल ही में रवाना भी किया गया है मुंबई से। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने। तो दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स आयोजित किए गए थे। ट्राइबल मतलब जनजातीय खेल आयोजित किए गए थे। तो यह इसका पहला संस्करण था, यानी पहली बार ये ट्राइबल गेम्स आयोजित किए गए हैं और इनका आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में किया गया था। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक इनका आयोजन हुआ है। इनके लिए एक मस्कट भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था मोरबीर। और इन खेलों में एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती शामिल किए गए थे, जबकि प्रदर्शन खेल के रूप में मलखंब और कबड्डी को शामिल किया गया था। दोस्तों अगर हम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेडल टैली की बात करें तो कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है जिसने 23 गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार से 38 मेडल जीते हैं कर्नाटक ने और मेडल टैली में टॉप किया है। ओडिशा दूसरे नंबर पर रहा है जिसने कुल 57 मेडल जीते हैं। झारखंड तीसरे स्थान पर रहा है, इसने 35 मेडल जीते हैं। महाराष्ट्र चौथे स्थान पर रहा है जिसने 20 मेडल जीते हैं। अरुणाचल प्रदेश 5वें नंबर पर रहा है जिसने 11 मेडल जीते हैं। वहीं पर अगर हम मेजबान छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसने कुल 19 मेडल जीते हैं जिसमें 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं और ये मेडल टैली में 9वें स्थान पर रहा है। दोस्तों अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किए गए थे लेह और गुलमर्ग में, जिसमें भारतीय सेना ने टॉप किया था। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन दीव के घोघला बीच में हुआ था। ये इसमें कर्नाटक विजेता रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राजस्थान में आयोजित किए गए थे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विजेता रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में आयोजित किए गए थे, महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 घोघला बीच द्वीप में आयोजित किए गए थे, मणिपुर टॉप पर रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, हरियाणा टॉप पर रहा है। अगला क्वेश्चन है CMS COP15 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह ब्राजील में आयोजित हुआ है। तो दोस्तों प्रवासी वन्य जीवों की प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन यानी CMS का 15वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP15 हाल ही में कैंपो ग्रांडे ब्राजील में आयोजित किया गया है 23 से 29 मार्च 2026 तक। और इसकी जो थीम थी वो थी कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन लाइफ। दोस्तों इस सम्मेलन में बर्फीले उल्लू सहित 40 नई प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण यानी परिशिष्ट सूची में शामिल किया गया है। जो बर्फीला उल्लू है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है बोबो स्कैंडियाकस। ठीक है, तो इसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की सूची में शामिल किया गया है, यानी कि इसको बचाने के लिए अब प्रयास किए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि CMS COP15 का आयोजन कैंपो ग्रांडे ब्राजील में हुआ था।
दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, लूसेंट जीके कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। FEV 600 कूपन कोड यूज करना है तो आपको इसमें जो लूसेंट का कोर्स है ये मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाई सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक, और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। होली 900 कूपन कोड यूज करना है। और इसमें दोस्तों वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक हैं, इनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा, तो इस टेस्ट को आप ज़रूर दीजिएगा। हर दिन इसकी मतलब टॉप 10 की लिस्ट निकलती है। जैसे 3 अप्रैल में अमित, अर्चना, गुनगुन, ये सभी टॉप 10 है। तो आप भी यहाँ पर अपना टेस्ट दे करके अपनी रैंक जान सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। मार्च की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लॉन्च कर दी गई है, तो इसको जा करके प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। आर्टेमिस सेकेंड मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा। मोलुकू सागर में रेक्टर स्केल पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, यह किस देश में है? इंडोनेशिया। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का जो रक्षा निर्यात है ये कितना हुआ है? 38,424 करोड़ रुपए। अश्वनी भिड़े को किस नगर निगम की पहली महिला कमिश्नर नियुक्त किया गया है? BMC। डेनिस मांतुरोव किस देश के उप प्रधानमंत्री हैं जो भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए हैं? रूस। किस राज्य ने अपना पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? पंजाब। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे इतिहास में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? न्यूजीलैंड। अमेरिका और कनाडा के बीच ऐतिहासिक बॉर्डर रोड कब से बंद की जा रही है? 1 जुलाई 2026। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए वाणिज्यिक यात्री पर वाहनों के लिए कौन सा सिस्टम अनिवार्य किया है? ग्रीन कार्ड सिस्टम। किस मिशन के तहत 2 से 8 अप्रैल तक साधना सप्ताह आयोजित किया जाएगा? मिशन कर्मयोगी। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रसिद्ध क्रिकेटरों की आत्मकथाएं डिस्कस करेंगे। जैसे प्लेइंग इट माई वे है सचिन तेंदुलकर की, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की है। और ड्राइवन द विराट कोहली स्टोरी विराट कोहली की है। द सेंचुरी इज नॉट इनफ है सौरभ गांगुली की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है युवराज सिंह की। सनी डेज है सुनील गावस्कर की। नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी है सैन वॉर्न की। और द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर है शिखर धवन की। तो ये आत्मकथाएं आप नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर न्यूयॉर्क बताया हुआ है। आज आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जो भी इसकी जानकारी हो आपके बाद मतलब इस घटना के बारे में जो भी आपको पता हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और स्टडी करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। स्टडी कर ऑफिशियल आपको सर्च करना है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK GS की ये सारी ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको भी जा करके प्राप्त कर लीजिएगा। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, तो ये टेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल हैं।